नमस्कार, गाँव कनेक्शन के गाँव कैफ़े में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि गाँव कैफ़े में हम हर सप्ताह चर्चा करते हैं ग्रामीण भारत से जुड़े किसी ख़ास मुद्दे पर। ये हमारी एक डिजिटल चौपाल है जहाँ पर हम ग्रामीण भारत से जुड़े एक मुद्दे पे बात करते हैं। आज का जो हमारा मुद्दा है बहुत ही अहम और ख़ास है। सबसे पहले हम अपने जो आज हमारे ख़ास मेहमान हैं, हम उनका स्वागत करते हैं अपने इस कार्यक्रम में। हमारे साथ तीसरी सरकार अभियान के जो संस्थापक हैं डॉक्टर चंद्रशेखर प्राण। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे गाँव धन्यवाद। कैफ़े में। अ, आप बीते 20 वर्षों से यूपी ही नहीं देश के अलग-अलग राज्यों में पंचायती राज पे पिछले 20 वर्षों से काम कर रहे हैं। आपने ग्राम पंचायतों में के क्या मुद्दे हैं, किस तरह से चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया होती है उस पे आप काम करते हैं। आपने अक्सर सुना होगा अभी यूपी जो है वहाँ पे ये आरक्षित हो चुका है, ये किस ग्राम पंचायत की क्या सीट है। देश में जो 5 राज्य हैं हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार और यूपी, इन 5 राज्यों में ऐसी संभावना जताई जा रही है कि जून तक चुनाव लगभग हो जाएँगे। तो आज का जो हमारा विषय है, जो आज का हमारा मुद्दा है, वो बहुत अहम इसलिए है क्योंकि ये मुद्दा अक्सर चर्चा में नहीं आता है, इस पे बातचीत नहीं होती है। हमें ऐसा पता है कि जो ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान है, उसी का रोल सर्वेसर्वा होता है, उसी का रोल अहम होता है। पर आज हम डॉक्टर चंद्रशेखर प्राण जी से बात करेंगे कि जो ये वार्ड मेंबर है, इन वार्ड मेंबरों की क्या विशेषताएँ हैं? ये वार्ड मेंबर किस तरह से पंचायत में इनका क्या रोल है? ये किस तरह से काम करें? और अभी अगर हम वर्तमान की बात करें, पिछली पंचवर्षीय पूरी गुज़र गई है, तो अभी क्या स्थिति रही इनकी? इन्होंने किस तरह के काम किए? इनकी क्या ज़िम्मेदारियाँ रहीं? जी। सही कह रही हैं कि ये जो पंचायतें हैं जी। और विशेष करके उत्तर भारत के ज़्यादातर राज्यों में, यहाँ तक कि बिहार और झारखंड भी उसमें शामिल है। जी। इन राज्यों में पंचायत एक व्यक्ति का संगठन बन कर के रह गई है, जो आप कह रहे हैं। प्रधान ही पंचायत, पंचायत ही प्रधान, मुखिया ही पंचायत, पंचायत ही मुखिया, ऐसा हो रहा है। जबकि जो भारत का संविधान है और उस संविधान के आधार पर जो राज्यों के अधिनियम बने हैं, अगर उसमें हम देखें तो पंचायत सरपंच से या मुखिया से नहीं बनती या प्रधान से नहीं बनती। पंचायत बनती है सदस्यों से। संविधान कहता है, संविधान में बाकायदा इस बात का उल्लेख है कि तीनों स्तरों की पंचायतें जो हैं वो चुने हुए सदस्यों से बनेगी। संविधान में सदस्य शब्द का प्रयोग किया गया है। अध्यक्ष या जिसको आप मुखिया, प्रधान, सरपंच कहते हैं, ये शब्द ही संविधान में कहीं नहीं है। तो पंचायत जो है चुने हुए सदस्यों से बनती है और जब चुने हुए सदस्यों से पंचायत बनती है तो स्वाभाविक रूप से सदस्य जो है वो पूरी पंचायत का रीढ़ है, वही मुख्य है पंचायत का। उसके बिना पंचायत गठित ही नहीं हो सकती। यहाँ तक कि ज्यादातर राज्यों के अधिनियम में, सभी राज्यों के लगभग अधिनियम में ये प्रावधान है कि अगर 2/3 सदस्य नहीं चुने जाते, मान लीजिए एक पंचायत है, उस पंचायत में कुल 12 सदस्य होने हैं, तो अगर 12 सदस्यों में 8 सदस्य नहीं चुने जाते तो उस पंचायत का नोटिफिकेशन नहीं होगा, अर्थात पंचायत का गठन नहीं हो सकता। तभी गठन होगा जब 2/3 सदस्य चुने जाएंगे। तो भले प्रधान चुन लिया जाए, मुखिया चुन लिया जाए, इसके अलावा आप जो ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत है, वहां तो अध्यक्ष, जब ब्लॉक पंचायत, जिला पंचायत का गठन हो जाता है, उसके बाद अध्यक्ष का चुनाव होता है। अर्थात सदस्यों से पंचायत बन जाती है, फिर वो अपने बीच में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। तो जो मेंबर है, जो सदस्य है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, पंचायत उससे बनती है। सर, अगर हम बीते साल जो बीती पंचवर्षीय अगर हम उन पे नज़र डालें तो लाखों ऐसे पद रहे जो वार्ड मेंबर के खाली रहे, उसकी क्या वजह लगती है? क्यों ये पद खाली रहे और किस तरह से? क्योंकि जो हमारा कानून कहता है पंचायती राज का, वो यही कहता है कि बिना वार्ड मेंबर के कार्य योजना के कोई भी कार्य संपन्न नहीं होगा। तो फिर किस तरह से ये पूरी कार्य व्यवस्था चली और जो ये लाखों पद खाली रहे, इसकी क्या वजह रही? ये जो लाखों पद खाली रहे, जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश का एक राज्य का उदाहरण लें, उत्तर प्रदेश में 2015 के चुनाव में 7,40,000 के आसपास वार्ड मेंबर के पद थे। उस 7,40,000 में लगभग 3,25,000 पदों पर निर्विरोध हो गया, वहां चुनाव ही नहीं हुआ, एक ही व्यक्ति खड़ा हुआ और वो चुन लिया गया। अब उसका क्या मायने हो सकता है, आप समझ ही रहे हैं, सभी लोग समझ रहे हैं। दूसरा, 1,35,000 पदों पर कोई
कैंडिडेट ही नहीं मिला, खाली चले गए पद, जिसकी वजह से 13,000 ग्राम पंचायतें लगभग उनका नोटिफिकेशन नहीं हो पाया था। इसकी वजह जो सबसे बड़ी है वो ये है कि जो अब तक का जो पिछले 25 सालों का जो इतिहास है पंचायतों का, उसमें यह है कि पूरी की पूरी पंचायत वो प्रधान केंद्रित हो गई है, मुखिया केंद्रित हो गई है, सरपंच केंद्रित हो गई है। तो वार्ड मेंबर जो है उसकी कोई भूमिका ही वहां नहीं दिखाई पड़ रही है, और जो पिछला इतिहास होता है उसके आधार पर लोग समझते हैं ये पद बिल्कुल महत्वहीन हो गया है। जो है उसका भी कोई वजह यह है कि एक वार्ड मेंबर का क्या दायित्व है, क्या अधिकार है, इसके बारे में किसी कोई संज्ञान में नहीं। प्रधान को अपने ही अधिकार और दायित्व के बारे में नहीं पता है, तो वार्ड मेंबर के अधिकार दायित्व क्यों? और वार्ड मेंबर तो एकदम से है, तो इसलिए ये पद पूरी तरह अरुचि का पद हो गया है, इसके प्रति कोई आकर्षण नहीं है। इसे किसी तरह का, चूंकि सारा कुछ एक व्यक्ति केंद्रित है और ठेकेदारी करवाई जा रही है, तो ठेकेदार तो एक ही आदमी हो सकता है ना, पूरा समूह तो ठेकेदार नहीं बनता ना। तो उस शासन की अपनी गतिविधियों में ऊपर के राज्य सरकार के लिए भी ज्यादा सुविधाजनक हो जाता है, तो उसके लिए जानकारी नहीं है, लोगों का प्रोत्साहन उस तरह से नहीं है, उस तरह से कोई ओरिएंटेशन नहीं है, वार्ड मेंबर का कभी कोई प्रशिक्षण नहीं होता। बहुत कम राज्यों में देखने को मिला है कि वार्ड मेंबर के प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था की जा रही हो, वरना ठीक से ग्राम प्रधानों की ही प्रशिक्षण नहीं हो पा रहे हैं, तो वार्ड मेंबर 7.5 लाख वार्ड मेंबर को ट्रेंड करना तो और टीढ़ी खीर है। तो ये जो गैप है, जानकारी का बहुत बड़े पैमाने पर अभाव, कोई अवेयरनेस नहीं, कोई उनकी सीधे प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं ली जा रही है, उसकी वजह से ये पद खाली जा रहे हैं। तो जो दर्शक हमारे अभी जुड़े हैं उनको हम बताना चाहते हैं कि आप गाँव कनेक्शन का विशेष शो गाँव कैफे देख रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि गाँव कैफे में हम हर सप्ताह ग्रामीण भारत से जुड़े किसी एक मुद्दे पे बात करते हैं, हम समसामयिक मुद्दे पे बात करते हैं। अभी पंचायती राज चुनाव का जो माहौल है पूरी तरह से गर्म है। ग्राम पंचायतों में पंचायती राज चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, और हमारे साथ तीसरी सरकार अभियान के संस्थापक डॉक्टर चंद्रशेखर प्राण है, जो यूपी ही नहीं देश के अलग-अलग राज्यों में पंचायती राज पे लगातार काम कर रहे हैं। सर, थोड़ा-सा अगर आप हमें बता पाएँ कि आपका भी किस तरह का काम चल रहा है पंचायती राज में देश के अलग-अलग राज्यों में? या इस समय मुख्य रूप से हम पंचायत चुनाव को केंद्रित करके काम कर रहे हैं। बाकी तो इसके पहले जो पिछले कई वर्षों से तीसरी सरकार अभियान चल रहा है, वो पंचायतों के संस्थागत विकास के लिए चल रहा है। संस्थागत विकास जब हम कहते हैं तो स्वाभाविक है, संस्था तो सदस्यों से बनती है, संस्था किसी एक व्यक्ति से बनती नहीं। तो उसमें वार्ड सदस्य का सबसे ज्यादा फोकस है कि पंचायत सिर्फ सरपंच की ना हो, प्रधान की ना हो, बल्कि पंचायत सारे सदस्यों को मिलकर के हो। हम लोग अपने अभियान में ये कहते हैं, जो संविधान के प्रावधान है बताते हैं कि ये जो ग्राम सभा है, जो चुने हुए सदस्यों से नहीं बल्कि गांव के वयस्क नागरिकों से बनती है, जो मतदाता होते हैं। उसका भूमिका विधायिका की है, निर्णय लेने का सारा अधिकार उसके पास है। ग्राम पंचायत एक तरह से मंत्रिमंडल है, कार्यपालिका है। तो ये जो कार्यपालिका और ग्राम सभा, मतलब ग्राम पंचायत और ग्राम सभा दोनों दो संस्थाएं हैं, विधायिका और कार्यपालिका के रूप में। इनका संस्थागत विकास हो, इनके सदस्यों का विकास हो, तभी तो संस्थागत विकास होगा, एक चीज। दूसरी ये है कि ग्राम पंचायत की बहुत सारी कमेटियां होती हैं, जिनको आप मंत्रालय कह सकते हैं, जो 29 सब्जेक्ट हैं, 29 विषय हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश का उदाहरण लें तो उत्तर प्रदेश में ये 29 सब्जेक्ट या 29 विषय जो हैं वो 6 कमेटियों में बांटे गए हैं, और ये जो 6 कमेटियां होती हैं ये वार्ड मेंबरों से बनती हैं, जो वार्ड मेंबर चुने जाते हैं। एक एक कमेटी में 6 वार्ड मेंबर होने हैं, 6 सदस्य होने हैं। तो एक सदस्य कम से कम 3 कमेटियों का मेंबर होता है, 3 कमेटियों का। और मेंबर ही नहीं होता, बल्कि यहां तक होता है कि 2 कमेटी का जो सभापति है वो ग्राम प्रधान होता है, लेकिन बाकी 4 कमेटियों का जो सभापति होता है वार्ड मेंबर होता है। वो जिनका वार्ड मेंबर सभापति होता है, उसमें ग्राम प्रधान सदस्य भी नहीं होता, ग्राम प्रधान सदस्य नहीं हो सकता उसमें। तो ये जो 4 कमेटियों का सभापति वार्ड मेंबर होता है, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है, उसको कहते हैं निर्माण समिति। अर्थात गांव में जितने तरह के निर्माण कार्य होंगे, चाहे एमजी नरेगा का काम हो या स्वच्छ भारत मिशन का हो, नाली हो, खड़ंजा हो, जो भी काम होने हैं वो निर्माण समिति कराएगी। पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री है एक तरह से।
तो निर्माण समिति का सभापति कोई वार्ड मेंबर होता है और ग्राम प्रधान तो उसका सदस्य भी नहीं होता निर्माण समिति का। शासनादेश ये है और अधिनियम में इस बात का उल्लेख किया गया है कि ये जो कार्य होगी, पंचायतें जो अपना कार्य करेंगी वो कमेटियों के माध्यम से करेंगी। सारा पावर कमेटियों के पास होगा, कमेटी का पूर्ण नियंत्रण होगा उससे संबंधित कार्यों के ऊपर, वही उसका निरीक्षण करेंगी, वही उसका मॉनिटरिंग करेंगी और उसको वेरीफाई करेंगी कि ये काम हुआ ठीक से या नहीं हुआ। अगर ये होगा तभी उसका भुगतान होगा। लेकिन किसी वार्ड मेंबर को हम लोगों ने जो सर्वे किया, जो जानने की कोशिश की, तो पता चला कि 95% वार्ड मेंबर को ये पता ही नहीं है कि वो किस कमेटी के सदस्य हैं। और सारी कमेटियां कागज पे तो काम कर ही रही होंगी, तभी तो काम आगे बढ़ रहा है। भाई संवैधानिक मामला है, अगर वो कागज पर नहीं पूरा हो रहा है तो आगे नहीं जा रहा होगा। तो ये स्थिति है। इसीलिए इस चुनाव में हम लोग सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं वार्ड मेंबर को अच्छे लोग वार्ड मेंबर के रूप में निकल करके बाहर आए, कैसे अच्छे लोगों को चिन्हित किया जाए, उन्हें प्रोत्साहित किया जाए, बिना कोई पक्ष विपक्ष बने। हम लोग चुनाव के प्रक्रिया में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहते, लेकिन अच्छे लोगों को प्रोत्साहित करना चाहते। एक काम ये, दूसरा ग्राम सभा जो सबसे महत्वपूर्ण है और ग्राम सभा के सदस्य की हैसियत से इस पंचायत चुनाव में वो मंत्रिमंडल बनाता है। ग्राम सभा सदस्य जो मतदाता होता है, तो ग्राम सभा के गौरव को स्थापित कर सकें, बता सकें कि गांव सभा कितनी गौरवपूर्ण है, कितनी महत्वपूर्ण है। ये तीसरा जो इसमें मुद्दा हम लोग उठा रहे हैं वो ये है कि अगर ग्राम सभा जो विधायिका है अपना मंत्रिमंडल बना रही है, तो मंत्रिमंडल के प्रधानमंत्री को और उसके दूसरे मंत्रियों को कम से कम उनको 5 साल का एक एजेंडा तो दे। वो बताए कि मैं इसी बात के लिए आपको नियुक्त कर रही हूँ, आपको चुना जा रहा है कि आगे आने वाले 5 सालों में आप इन कामों को पूरा करेंगे। तो एक ग्राम घोषणा पत्र बनाने की भी कोशिश गांव वालों को बताई जा रही कि वो कोशिश करें, बनाए, जैसा भी बनाए। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है कि गांव में जो प्रोसेस रुक गया है, सोचने का, विचार करने का, संवाद का, प्लानिंग का, अपने अधिकारों को समझने का, अपनी जिम्मेदारी, अपने दायित्व और अपने मालिकाने को समझने का, अपने स्वामित्व के भाव को फिर से पैदा कर, तो उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाए, प्रोसेस शुरू हो जाए। रिजल्ट क्या बनेगा, अभी बहुत अच्छा घोषणा पत्र बनता है या नहीं बनता, बहुत अच्छा व्यक्ति अभी पूरी तरह से समझदार चुन जाता है, सवाल ये नहीं है। सवाल है वो प्रक्रिया का शुरू हो जाना। अगर प्रक्रिया शुरू हो गई, प्रोसेस स्टार्ट हो गया, तो देर सवेर एक बेहतर ग्राम पंचायतें चुनी जा सकेंगी, बनाई जा सकेंगी और उससे गांव की तस्वीर फिर बदलेगी। सर, जैसा कि आपने हमारे दर्शकों को बताया कि जो ग्राम पंचायत में वार्ड मेंबर जो होते हैं, उनकी एक अहम भूमिका होती है। जैसा आपने बताया कि सबसे जो महत्वपूर्ण हमारे पंचायत में काम होता है, वो निर्माण का काम होता है और उसमें वार्ड मेंबर ही का जो पूरा ज़िम्मेदारी है, वार्ड मेंबर के पास होती है। अगर हम आपसे जानना चाहें कि वार्ड मेंबर के वो कौन से 3 प्रमुख कार्य हैं, जो नहीं पता होते या पता होने चाहिए, वो कौन से ज़रूरी काम हैं? वार्ड मेंबर की आप सही कह रहे हैं, 3 महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं। पहली भूमिका है उसका, वो वार्ड सभा का जो वार्ड सदस्य बनता है, वो वार्ड सदस्य के रूप में उसकी पहली भूमिका है। और वार्ड सदस्य के रूप में उसकी भूमिका जननेता की भूमिका है। क्योंकि आप देखिए कि संवैधानिक तरीके से वार्ड का मेंबर बनना सबसे छोटी इकाई है ना, उससे छोटी इकाई तो चुनाव की कोई नहीं है ना, वार्ड मेंबर से छोटी। और वही जमीनी स्तर का पहला नेता है, जिसको कहिए कि ग्रास रूट लेवल लीडरशिप और संवैधानिक लीडरशिप, संवैधानिक नेतृत्व, तो वार्ड सदस्य है। तो एक जन नेता के रूप में, संवैधानिक जन नेता के रूप में वार्ड मेंबर की पहली भूमिका है। उसी के साथ वो वार्ड का सदस्य है। वार्ड का सदस्य की हैसियत से देश के बहुत सारे राज्यों में वार्ड सभाओं का प्रावधान किया गया है, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, केरल हो, आपका झारखंड हो, पश्चिम बंगाल हो, इन सारे राज्यों में वार्ड सभाओं का प्रावधान है। और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य तो उसे ग्राम संसद कहते हैं, वहां वार्ड सभा को ग्राम संसद कहा जाता है। तो वहां पर वार्ड सभा के प्रावधान है। वार्ड सभा के बाकायदा अधिनियम में है कि उसकी भी 4 बैठकें होंगी, उसका ये कोरम होगा, सारे प्रस्ताव पहले वार्ड सभा में पास होंगे, फिर उसके बाद ग्राम सभा में जाएंगे। तो वार्ड सभा का नेता और सदस्य होने के नाते वो वार्ड सभा का अध्यक्ष होता है। तो एक भूमिका उसकी ये है जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। दूसरी भूमिका उसको ग्राम पंचायत के सदस्य की भूमिका है।
ग्राम पंचायत के सदस्य के रूप में, चूंकि सारे पावर पंचायती राज अधिनियम में या पंचायती राज सिस्टम में ग्राम पंचायतों को दिए गए हैं, और ग्राम पंचायत का एक सामूहिक दायित्व होता है। जैसे कार्यपालिका का जितना अधिकार होता है मंत्रिमंडल का, वो कैबिनेट के पास होता है, वो किसी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के पास पावर नहीं होता। इसलिए अगर उसके पास पावर होता, बिना कैबिनेट बुलाए वो निर्णय ले लेता, हर हफ्ते कैबिनेट करनी पड़ती है उसकी। ठीक इसी तरह हर महीने ग्राम पंचायत की मीटिंग करनी है गांव के स्तर पर, और ग्राम पंचायत ही जो निर्णय लेगी वही अंतिम निर्णय होता है। ग्राम पंचायत मीन्स वार्ड सदस्य, तो ग्राम पंचायत के सदस्य के नाते उसकी जिम्मेदारी और उसका अधिकार बहुत बड़ा हो जाता है। तीसरा, कि जैसा मैंने कहा कि वो कमेटियों का सदस्य या सभापति होता है। कमेटियां इम्प्लीमेंटेशन की, क्रियान्वयन की संस्था के रूप में है, और सारा पावर क्रियान्वयन का उनके पास बांटा गया है। वो किसी का सभापति होता है और किसी का वो सदस्य होता है, और बड़ी छोटी 6 लोगों की टीम होती है, तो स्वाभाविक रूप से वहां की जिम्मेदारी सबसे महत्व है। और यही सब कारण है कि वार्ड सदस्य को भी लोक सेवक का दर्जा दिया गया है। ये इंडियन पेनल कोड की एक धारा है, धारा 20, जिसके अंतर्गत जो भारतीय दंड संहिता की लोक सेवक होता है। लोक सेवक उसको कहते हैं जो शासन संचालन में, शासन के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो निर्णय की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होता है, उसी को लोक सेवक का दर्जा मिलता है। राज्य व्यवस्था में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उसके संचालन में, तो ग्राम पंचायत सदस्य भी लोक सेवक का दर्जा उसे प्राप्त है। तो बहुत सारा, इसलिए ये ग्राम पंचायत सदस्य ही वास्तव में असली ग्राम पंचायत है। जैसे हर मतदाता जो है असली ग्राम सभा है, विधायिका है, और ये जिस दिन समझ में आ जाएगा और उसमें उसकी समझ बढ़ जाए, उसके प्रति उसकी अभिरुचि बढ़ जाए और उसकी भूमिका उसमें सक्रिय रूप से होने लगे, तो सच्चा पंचायती राज लागू हो जाएगा। अन्यथा तो जैसा चल रहा है आप देख ही रहे हो। सर, जैसा कि आपने हमारे दर्शकों को बताया कि जो हमारा वार्ड मेंबर है वो एक लोक सेवक की तरह है पंचायत में। इतना महत्वपूर्ण पद है, इतनी महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारियाँ हैं, इतने सारे अधिकार हैं वार्ड मेंबर के पास। फिर क्या वजह है कि वार्ड मेंबर की जो सहभागिता है वो मतलब पूरी तरह से नहीं दिखती है या बहुत कम दिखती है? जैसा कि आपने बताया कि पिछले साल अगर हम यूपी की बात करें तो लाखों की संख्या में पद खाली रहे। तो क्या वजह है, ये पद क्यों खाली रह रहे हैं? लोग क्यों इसमें खड़े नहीं हो रहे हैं? क्या इसका कारण लगता है आपको? इसके 2 कारण हैं। देखिए, 2 तरह के पंचायती राज व्यवस्था का 2 रूप है पूरे देश में। कहीं-कहीं ऐसा है, जैसे आप पश्चिम बंगाल ले लीजिए, मैं उदाहरण के रूप में कह रहा हूं। पश्चिम बंगाल में पहले वार्ड मेंबर चुना जाता है। जब वार्ड मेंबर चुन लिए जाते हैं तो वो अपना अध्यक्ष चुनते हैं, तो स्वाभाविक है वहां वार्ड मेंबर का महत्व अपने आप सिद्ध हो जाता है, क्योंकि वो मूल वो है और वो अध्यक्ष चुन रहा है। जिन राज्यों में अध्यक्ष भी सीधे चुना जाता है और वार्ड मेंबर भी सीधे चुना जाता है, वहां पर वार्ड मेंबर की स्थिति दोयम दर्जे की हो गई है। इसलिए हो गई है कि सारा फोकस एक व्यक्ति केंद्रित, या जिसको हम कहते हैं ना हीरोशिप का जैसा, और एक माइंडसेट प्रशासन, सरकार के स्तर से भी और जनता के स्तर से बन गया है कि प्रधान डायरेक्ट चुना जा रहा है तो सर्वोच्च है, ठीक है। और वो किसी ने पढ़ा नहीं एक्ट, जाना नहीं उसमें, तो उसी को कि सारा पहले से होता है, जिम्मेदारी होती है, सहभागिता या प्रोसेस होती है, वो 2 चीजों में सबसे ज्यादा होती है। क्रियान्वयन में कम, विचार करने में और निर्णय लेने में। भाई संस्थाएं जो कमेटियां बैठती हैं, वो कमेटी बैठ के काम थोड़ा करती है, काम तो बाद में होता है ना, लेकिन काम से पहले विचार का और निर्णय का काम कमेटी के बीच में किया जाता है। अब दुर्भाग्य है कि पिछले 27 साल जो पंचायती राज के रहे, नए पंचायती राज के,
उसमें विचार और निर्णय का कार्य पंचायतों को सौंपा ही नहीं गया। सारे निर्णय तो दिल्ली और लखनऊ में हो रहे हैं, राज्य की राजधानियों में हो रहे हैं। गांव में स्वच्छता अभियान कैसे चलेगा, गांव में मकान कैसे बनेगा भवनहीन लोगों का, गांव में स्कूल कैसे, सारा कुछ तो ऊपर सोच लिया जा रहा है, ऊपर निर्णय ले लिया जा रहा है और कहा जा रहा है अब इसको गांव में क्रियान्वित करो। तो क्रियान्वयन में वार्ड मेंबर की क्या भूमिका होगी? जब उन्होंने सब कुछ तय कर लिया, बजट बना दिया, डिजाइन बना दिया और गांव भेज दिया कि इसको करो, तो ये तो ठेकेदारी हो गई ना, कि अब तो सिर्फ क्रियान्वयन जो है वो ठेकेदारी होती है, मालिकाना हक नहीं होता उसमें। तो जो ठेकेदारी हो रही है वो तो एक व्यक्ति ही मजदूरों के का सहारा लेकर के वो निर्माण कार्य करवा देगा, उसमें वार्ड मेंबर की क्या भूमिका है? तो इसीलिए हम जो 25 सालों से सिर्फ केंद्र और राज्य की योजनाएं चलाते रहे, उन योजनाओं के चलाने के कारण जो भूमिका संस्थागत हो सकती है ग्राम पंचायतों की, वो भूमिका नगण्य हो गई। सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन में, क्रियान्वयन में ग्राम पंचायतों की भूमिका रह गई और वो एक व्यक्ति उसके लिए पर्याप्त है, तो प्रधान उसके लिए पर्याप्त है। इसमें उन लोगों को भी फायदा है कि एक व्यक्ति एजेंटी करेगा, ठेकेदारी करेगा, तो जो गड़बड़ सड़बड़ होना है ज्यादा आसानी से हो जाएगा। सारे लोग करेंगे तो बात खुल जाएगी। तो इसलिए एक तो ये हुआ, बड़ा सुनियोजित तरीके से इसको प्लान्ड वे में उनकी भागीदारी को काटा गया, अगर ईमानदारी से हम कहें तब, बिना बेलाग, बिना कोई इसको छुपाए हुए, सीधे जो सच्चाई नजर आती है। दूसरा ये हुआ कि इन 25 सालों में, जैसे मैंने कहा, कि वार्ड मेंबर को ये बताया ही नहीं गया कि आपकी भूमिका क्या है, आपको करना क्या है। ना ग्राम सभा सदस्य को बताया गया, मतदाता को पंचायती राज समझाई गई, सिर्फ अकेले प्रधान का आपने थोड़ा बहुत प्रशिक्षण किया। उस प्रशिक्षण में भी आपने गवर्नेंस का, पंचायत एक गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट के सिस्टम कैसे चलेगा इसका प्रशिक्षण कम से कम दिया आपने, ना के बराबर। डेवलपमेंट का ज्यादा दिया कि कौन स्कीम कैसे लागू होगी, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो सिस्टम तो आपने समझाया नहीं। तो ये सब बड़े महत्वपूर्ण कारण है। ये अलग बात है कि संविधान ने जो पंचायतों को जिम्मेदारी दी है, वो सिर्फ केंद्र और राज्य की स्कीमें चलाने की जिम्मेदारी नहीं दी है। संविधान ने पहली जिम्मेदारी दी है कि हर पंचायत जो है अपने क्षेत्र की आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना बनाएगी, अर्थात वो खुद अपनी स्कीमें बनाएंगी। स्कीम बनाने के लिए विचार भी करना होता है, स्कीम बनाने के लिए निर्णय भी लेना होता है, रिसोर्सेज जनरेट करने पड़ते हैं, प्लानिंग करनी पड़ती है, तब जाकर के कोई स्कीम बनती है, कोई योजना बनती है। अगर ये योजना की प्रक्रिया जब शुरू हो तो वार्ड मेंबरों की भागीदारी अपने आप बढ़ जाती है। जैसे उदाहरण लीजिए, ये प्लानिंग का प्रोसेस 14वें वित्त आयोग के बाद शुरू हुआ है बड़े पैमाने पर देश में, जिसे हम ग्राम पंचायत विकास योजना कहते हैं। ग्राम पंचायत विकास योजना का जो प्रारूप है और वो उसके निर्माण की जो प्रक्रिया है, उसमें यह है कि सबसे पहले हर वार्ड मेंबर अपने वार्ड सभा की मीटिंग बुलाएगा अपने वार्ड की, और उस मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए वो हर समस्याओं का चिन्हीकरण करेगा कि उसके वार्ड की समस्या क्या है, आवश्यकता क्या है, उसकी सूची बनाएगा। फिर सारे वार्ड की सूची कंपाइल की जाएगी। कंपाइल होने के बाद ग्राम सभा बैठेगी, ग्राम सभा उसकी प्रायोरिटी तय करेगी, प्राथमिकता तय करेगी। प्राथमिकता के आधार पर और बजट को देखते हुए उसके हिसाब से टेक्निकल प्लान बनेगा, जो ग्राम पंचायत की नियोजन समिति बनाएगी एक्सपर्ट के सहयोग से, और बनने के बाद फिर वो जाकर के वहां पर ग्राम सभा में जाएगी और वहां स्वीकृत होगी। अब इसमें इस पूरी प्रक्रिया में वार्ड मेंबर की भूमिका देखिए। वार्ड मेंबर लीड कर रहा है इस पूरी प्रोसेस में, भूमिका में। वार्ड मेंबर अपने वार्ड से ही समस्याओं का चिन्हीकरण करवा रहा है, उनकी सूची बना करके ग्राम पंचायत में ले आकर के उसको संकलित कर रहा है, संकलित करवा कर ग्राम सभा में ले जा रहा है, जहां उसको प्राथमिकता में वो पैरोकारी करके अपने वार्ड की समस्याओं को आगे बढ़ा रहा है। फिर वो ग्राम पंचायत टेक्निकल प्लान बना रही है, तो उसमें भी वो ग्राम पंचायत का सदस्य होकर के प्लान बनाने में उसकी भूमिका है, और उसके बाद फिर ग्राम सभा में उसको स्वीकृत कराने में उसकी भूमिका है। तो उसकी भूमिका इस प्लान में शुरू से अंत तक है। लेकिन 5 साल बीत गया प्लान बनते हुए, गांव वालों को तो छोड़िए कि उनकी कितनी भागीदारी रही, वार्ड मेंबर की भी कोई खास भागीदारी आज की तारीख में नहीं हो पाई है।
तो फिर सर ये कार्य योजना या विकास योजना बनी कैसे? इसको कैसे क्रियान्वित किया गया? क्योंकि जब से 14वां वित्त आयोग लागू हुआ है तब से जो पंचायत का बजट है वो कई गुना बढ़ गया है। न्यूनतम कई लाख से शुरू होके 5 लाख 50 लाख से शुरू होके करोड़ों में पहुँच गया है। तो फिर ये किस तरह से क्रियान्वित हो रहा है? किस तरह से काम कर रहा है? जब इनमें वार्ड मेंबर या पंचायत की भूमिका नहीं रह रही है या खुली बैठक में उसको क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है, बातचीत नहीं हो रही है। तो किस तरह से ये चल रहा है वास्तव सिस्टम? में कागज पर तो सारा प्रोसेस दिखाया जा रहा है और नहीं दिखाया जाएगा तो असंवैधानिक हो जाएगा सारा का सारा। लेकिन जो अब तक के अध्ययन आ रहे हैं और हम लोगों का जो प्रत्यक्ष अनुभव आ रहा है, पूरी बेबाकी और सच्चाई के साथ उसको कहें तो यही है कि अभी भी ऊपर से निर्देश आदेश आ जाते हैं कि ये अब की बार ये प्लान बना देना है, आपको स्कूल का सौंदर्यीकरण कर देना है, ये कर देना है और ये सारा करके आपको उस बजट को यूटिलाइज करना है। तो स्वाभाविक है कि जब इस तरह का केंद्रीकृत प्लान बनेगा तो वो प्लान एक दो लोग बना लेंगे, बनाकर कागज पर उसको उतार लेंगे, फिर लोगों को बैठा लेंगे और कहेंगे कि देखो भाई ये तय हो गया है, ये प्लान बन गया है और इस प्लान के साथ इसको आगे ले जाना है। ठीक है, गांव वालों ने सहमति दे दी, बुला लिया, ग्राम सभा आई, नहीं कोरम पूरा हुआ तो बिना कोरम वाली ग्राम सभा हो गई जिसमें कोरम देखा ही नहीं जाता। 5 लोग भी बैठ गए तो ग्राम सभा का संवैधानिक कोरम पूरा हो गया, संवैधानिक स्वरूप तय हो गया, मान्यता उसको मिल गई, संवैधानिक शर्तें पूरी हो गई और उसके बाद वो प्लान पास हो गया। लोगों की जो भागीदारी, देखिए पंचायती राज इस बात के लिए नहीं आया, न गांधी के सपनों में वो पंचायती राज था, न राजीव गांधी के सपनों में, न आज के भी प्रधानमंत्री के सपने में मैं मानता हूं वो नहीं है कि सिर्फ कुछ सुविधाएं और कुछ निर्माण कार्य गांव में हो जाए, ये ग्राम पंचायत नहीं है। ग्राम पंचायत का मुख्य मकसद यही था कि गांव के लोग अपने गांव के बारे में क्या सोचने का अधिकार उनको मिल जाए, सोचने लगे गांव के बारे में, गांव के बारे में जो सही समझे वो निर्णय ले खुद और जो निर्णय ले उसको खुद क्रियान्वित करे। तो ये जो भागीदारी थी विकास कार्यक्रमों में, स्वशासन के काम में, ये जो भागीदारी थी लोगों की, उस भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था का क्यों परिकल्पित किया गया, वही नहीं हो रही और बाकी सब कुछ हो रहा है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक वो है जिसके जो चिंता का विषय है। इसीलिए हर स्तर पर सरकार, भारत सरकार के स्तर से लेकर नीचे तक भी क्या है कि हर साल 2 अक्टूबर से लेकर के और दिसंबर तक प्लानिंग के लिए कि पीपल प्लान बने, इसके लिए एक कैंपेन चलाया, पीपीसी चलाई जाती है, पीपल प्लानिंग कैंपेन। और इस कैंपेन में भारत सरकार का पंचायती राज मंत्रालय करोड़ों रुपया खर्च करता है, राज्य सरकारों को भेजता है कि आप ये प्लान चलाइए और चलता है, मतलब मचता है, शुरू में हो हल्ला मच जाता है, लेकिन उसके बावजूद भागीदारी का प्रतिशत कितना बढ़ा, ये चिंता का विषय है, आज की तारीख में गंभीर चिंता का विषय है। सर, जैसा कि आपने हमारे दर्शकों को बताया कि जो वार्ड मेंबर हैं, इनकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है और कितने ज़िम्मेदार जो इनके काम है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर पंचायत में या जो हमारी ग्राम पंचायत अगर उसमें वार्ड मेंबर की सहभागिता नहीं रहती है, तो उसका खामियाज़ा ग्राम पंचायतों को किस रूप में भुगतना पड़ता है? क्या उसका खामियाज़ा भुगत रही हैं पंचायतें? पंचायतें ये भुगत रही हैं, पहली चीज कि धन का सदुपयोग नहीं हो पा रहा है, ठीक है, ठीक से गांव के आवश्यकता के अनुसार प्लान नहीं बन पा रहा है, एक चीज तो ये हो रहा है। अब आप, ये बहुत अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश के सारे विद्यालय बड़े खूबसूरत बन गए हैं और कुछ ने तो बिल्कुल संगमरमर लग गया है, सारे टाइल्स लग गई हैं स्कूलों में। आप जा देखिए तो पीओपी, सारे क्लासरूम में पीओपी हो गई है, खूब बढ़िया बढ़िया पंखे, खूब कलरफुल, सब कुछ हो गया है, ठीक है, लाखों रुपया खर्च किया गया है। अगर इस पैसे को गांव के विवेक पर छोड़ा जाता, गांव की पहली नीड क्या है, विद्यालय में टाइल्स लगाना पहली नीड है या पहली नीड है कि इस गांव के लोगों को रोजगार कैसे मिले, गांव की गरीबी और भुखमरी कम कैसे की जा सके, गांव में शुद्ध जल कैसे मिले। शायद गांव वाले को अगर सोचने का मौका दिया जाता, महिलाओं को दिया जाता, तो ये मान करके चलिए वो पानी की समस्या, स्वच्छता की समस्या, रोजगार की और आर्थिक विकास की चीजें सबसे पहले रखती। लेकिन 20 लाख
रुपया, उससे भी ज्यादा लाखों रुपया खर्च कर दिया गया। वो विद्यालय को सुंदर बनाने में खर्च कर दिया गया। उसमें पढ़ाई कैसी हो रही हो तो भगवान जाने कैसी हो रही है। कैसे विद्यालय में पूरा साल भर तो विद्यालय चले ही नहीं, उसी साल सुंदर बनाया गया। मार्च और फरवरी और एक साल तो वैसे ही चले गए हैं, पता नहीं उसमें क्या क्या उखड़ गया है, क्या रह गया है। तो पहली चीज कि पैसे का सदुपयोग नहीं हो रहा है पार्टिसिपेशन के कारण। दूसरा ये हो रहा है कि सदुपयोग नहीं हो रहा है तो जो स्कीमें भी गलत ढंग से आ रही हैं उनका भी गलत ढंग से क्रियान्वयन। अब जल नल योजना है, जाके गांव में आप देखिए तो जिस तरह से गांव की सड़कें जो कुछ दिन पहले ठीक ठाक बनाई गई थी उनको तोड़ करके नालियां बिछाने का, पाइप बिछाने का काम और इतने जिसको कहते हैं अनप्लान्ड वे में हो रहा है गांव के अंदर, अनप्लान्ड वे में कि जगह जगह पानी इकट्ठा हो रहा है, जगह जगह पूरे सड़कें खराब हो रही हैं, गांव जीवन एकदम से जैसे कहते हैं नरक बनता जा रहा है। ये किसी की अगर एक बार गांव के विवेक पर, गांव के लोगों के उस पर छोड़ा जाए और उनको अधिक से अधिक इस प्रोसेस में इन्वॉल्व किया जाए तो मेरा पूरा यकीन है, मेरा ही नहीं, ये यकीन तो गांधी से लेकर के सारे लोगों का यही यकीन रहा है कि ये जिस दिन दिया जाएगा उसी दिन गांव बेहतर बन जाएगा, गांव स्वर्ग बन जाएगा। गांव में तभी ग्राम स्वराज्य की बात की जाती है। तो सर आपने एक महत्वपूर्ण जानकारी दी है हमारे दर्शकों को, और बहुत सारे दर्शक अभी ऐसे हैं जिनको नहीं पता होगा कि जो वार्ड मेंबर का जो चुनाव होता है उसकी वो किस तरह से खड़े हों, किस तरह से उनकी भागीदारी हो, अगर जो खड़े होना चाहते हैं वो क्या करें? अगर जिनको लगता है कि अभी तक हम कभी खड़े नहीं हुए, हमारे यहाँ वार्ड मेंबर का इस तरह से कुछ प्रक्रिया नहीं होती, वो किस तरह से खड़े हों, किस तरह का? वास्तव में उनको थोड़ा सा पंचायती राज सिस्टम के बारे में तो जानना पड़ेगा, ठीक है। और हम लोग तो इसी क्रम में लगे हैं पूरे 5 राज्यों में, जो तीसरी सरकार अभियान का जागरूकता कार्यक्रम चल रहा है उसमें पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जगह जगह इन सारी चीजों को पहुंचाया जा सके। तो उसके अलावा भी किसी भी समझदार आदमी से पूछेंगे और कम से कम वार्ड मेंबर इतना तो हो जो कि थोड़ा अखबार पढ़ लेता हो और ये सब करता है, तो अखबारों में सारी चीजें आ रही हैं कि कैसे वार्ड मेंबर के लिए कितनी फीस होगी, वार्ड मेंबर का कैसे पर्चा दाखिल होगा। तो ये कोई बहुत सरल है सारा तरीका, बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगना है। 100 रुपए के आसपास उसको पैसा जमा करना है, 100 या 150 रुपए आपकी बार कर दिया गया है। उसको जहां दाखिल पर्चा जमा होता है, उस पर्चा जहां जमा हो रहा है वहां जाने पर उसको पर्चा मिल जाएगा, जाके वो अपना नामांकन वहां दाखिल करे। और वार्ड ज्यादा बड़ा नहीं होता, कुल अभी तो तय कर दिया कि वार्ड मेंबर इतना पैसा खर्च कर सकता है। वार्ड मेंबर को तो आप देखिए उत्तर प्रदेश में एक वार्ड जो है वो 30 घरों के आसपास, 30 परिवारों के बीच में एक वार्ड बनता है, ठीक है। अगर 30 परिवारों में और आपको अपने ही मोहल्ले में अपना प्रचार करना है, जहां आप 24 घंटे जिनके सामने हैं वहां पर आपको रुपया खर्च करना पड़े, इसके मतलब कहीं ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है। आप में गड़बड़ है या व्यवस्था में गड़बड़ है, दो में एक जगह गड़बड़ है। अन्यथा तो आप को हर आदमी जानता है आप कैसे आदमी हो, और आपको एक बार बस बता देना है कि मैं भी खड़ा हूं भैया, मेरा भी नाम है उसमें, तो ऑटोमेटिक लोग उस तरफ एक अच्छे आदमी को हर आदमी चुनना चाहता है, ठीक है। ऐसा नहीं है, कोई गलत प्रत्याशी नहीं ढूंढ रहा है। जब उसे अच्छा प्रत्याशी नहीं मिलता तभी मैं लोगों को बताता हूं कि नेता में 3 विशेषता होती है। एक तो नेता को समझदार होता है, दूसरा ईमानदार होना चाहिए और तीसरा सक्रिय होना चाहिए। अर्थात सक्रियता का मतलब दुख सुख में भागीदार होना चाहिए। जब उसको 2 लोग ऐसे मिल जाते हैं, पहले तो एक ही मिला, जो जनता चुनती है अपना नेता वो सक्रियता को पहले पकड़ती है कि कौन उसके दुख सुख में खड़ा रहा, किसने उसका दुख दर्द सुना है और देखा है। तो वो दुख दर्द देखने वाले को वो कैसा है, बिना पढ़ा लिखा है, ईमानदार गैर ईमानदार है, लेकिन वो सक्रिय है तो जनता उसको पहले चुन लेती है। लेकिन 2 सक्रिय लोग जब मिल जाते हैं ना उसको, तब देखती है कि इसमें ईमानदार कौन है। कौन ईमानदारी मतलब जो कहेगा उसको करेगा, फिर वो टेस्ट लेती है। तो उन दोनों में जब देखती है कि अच्छा ये जो कहेगा करेगा, तो उसको चुन लेती है। अगर 2 ऐसे मिल गए तब देखती है कि इसमें समझदार कौन है, ज्ञानी कौन है, दुनिया को कौन ज्यादा जानता है, तब वो जाके तीसरे लेवल पर उसका चुनाव करती है। हो क्या रहा है कि जितने भी मिल रहे हैं या तो सक्रिय ने, बड़े ईमानदार और समझदार हैं तो सक्रिय नहीं है, तो जनता का उससे कोई लेना देना नहीं है उस मतदाता का।
और जो ईमानदार और समझदार नहीं हो सबसे ज्यादा सक्रिय है। जरा भी संकट आया, अच्छा सक्रियता के कई रूप हैं भैया। ये हुआ कि आपको संकट आया तो 1000 रुपया लेके आपके पास पहुंच गया, आपके दुख में उसने सहयोग कर दिया। ये भी तो एक सक्रियता है ना, कि आपके संकट के समय में कोई आपके बगल खड़ा हो गया है, कहीं आपको जरूरत पड़ी तो आपके बगल खड़ा है। तो ये जो है ना, अगर 2 अच्छे लोग मिल जाएंगे, 2 ईमानदार लोग मिल जाएंगे, और तब वो समझदार, ईमानदार इन सबको देखेगी जनता। आज की तारीख में यही है, इसीलिए अच्छे लोग नहीं चुने जा पा रहे हैं, क्योंकि उनका कोई रिश्ता, जब चुनाव आता है तो खड़े हो जाते हैं, कहते हैं मैं बड़ा ईमानदार हूं, आके मुझे वोट दे दो। वो कहती है कि 5 साल तो आप दिखाई नहीं पड़े, आज ईमानदारी की ढोल पीट रहे हो, तो ऐसा आदमी फिर 5 साल आप नहीं दिखाई पड़ोगे। यही तो वजह है। सर जैसे अभी चुनाव होने वाला है यूपी में, यूपी से ही शुरुआत होगी पंचायती राज चुनाव की, और अभी आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी हमारे दर्शकों को कि वार्ड मेंबर की कितनी सक्रिय भूमिका होती है, इसके बावजूद ये खड़े नहीं हो पाते हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसे क्या प्रयास किए जाएँ जिससे कि वार्ड मेंबर की जो सहभागिता है पंचायत पे वो लगातार बढ़े, लोग चुनावों में आगे आएँ? जिस तरह से प्रधान पद को एक महत्वपूर्ण दर्जा दिया जाता है कि वो प्रॉपर खड़ा होता है, उसी तरह से वार्ड मेंबर खड़ा हो, लोग उसे सपोर्ट करें और 5 साल वो किस तरह से क्रियान्वित होके लगातार काम करे, उसके लिए कुछ अगर महत्वपूर्ण बिंदु हैं, तो आप चलते-चलते हमारे श्रोताओं को या बिल्कुल, देखिए इसके लिए सामाजिक संगठनों को और आप जैसे मीडिया संस्थानों को सबसे पहले आगे आना होगा। ये काम सरकार के बलबूते नहीं होगा, सरकार चुनाव का प्रबंधन कर सकती है, ठीक है? चुनाव आयोग, सरकार तो होती नहीं चुनाव के समय में, चुनाव आयोग ही सरकार होता है, तो चुनाव आयोग उसका प्रबंधन कर सकता है, ठीक है? सरकार का सहयोग सरकारी तंत्र का सहयोग लेकर के, राज्य सरकार के तंत्र का सहयोग लेकर के वो चुनाव का प्रबंधन कर सकता है। लेकिन चुनाव में वार्ड मेंबर कितना इंपॉर्टेंट है, वार्ड मेंबर का पद कितना महत्वपूर्ण है, और ये क्या-क्या उसको दायित्व है, इसीलिए अच्छे लोगों को क्यों वार्ड मेंबर के रूप में गांव में आगे आना चाहिए, ये सारे संदेश, ये जानकारियां सिविल सोसाइटी के लोग और मीडिया संस्थानों को ही प्रचारित करना चाहिए। हम लोग अपनी भूमिका निभा रहे हैं। हमने तो एक बाकायदा इस पर 6 पेज का एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है कि वार्ड मेंबर का पंचायती राज व्यवस्था में क्या महत्व है। संविधान के अनुच्छेदों को, अधिनियम की धाराओं को, सबका उल्लेख करते हुए, और जो व्यवहारिक उसका इंपॉर्टेंस है, वो सारी चीजों पर एक दस्तावेज तैयार किया है और लोगों के बीच ले जा रहे हैं। ठीक इसी तरह मीडिया संस्थानों को भी, मीडिया को भी इस बारे में, और मीडिया, हम तो कुछ जगह पहुंच पाएंगे, हमारी पहुंच तो सीमित है, लेकिन मीडिया की पहुंच और गांव कनेक्शन जैसे मीडिया की पहुंच तो गांव में बहुत बड़ी है। तो सबसे बड़ा काम यह होगा कि आप लोगों को, मीडिया संस्थानों को और गांव कनेक्शन जैसे मीडिया संस्थान को इस काम को एक अभियान के रूप में लेना चाहिए इस समय। और जब लोगों को यह पता चलेगा, जब मैं ये बातें करता हूं, गांव में जाके बातें करता हूं, हमारे लोग बातें करते हैं, तो पता चलता है, तीसरी सरकार अभियान के कार्यकर्ता जब इस चीज को करते हैं, तो गांव में एक अजीब तरह का उत्साह पैदा होता है, रोमांच आता है लोगों को, और लगता है कि साहब अगर इतना महत्वपूर्ण है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अब की बार के चुनाव में वो स्थिति वार्ड मेंबरों की नहीं रहेगी जो 2015 के चुनाव में रही, क्योंकि अब की बार इसी बात पर फोकस किया जा रहा है। हम ही नहीं फोकस कर रहे हैं, बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं फोकस कर रही हैं, और ये एक मुद्दा बन गया है चुनाव में, तो इसको मुद्दा बनाना होगा। सर, आज आपने हमारे दर्शकों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपने हमें बताया कि वार्ड मेंबर का कितना महत्वपूर्ण रोल होता है इस पंचायती राज चुनाव में, इस पूरे चुनाव व्यवस्था में। आपका आज हमारे कार्यक्रम गाँव कैफ़े में हिस्सा लेने के आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, और हमारी हमेशा कोशिश रहेगी, गाँव कनेक्शन की हमेशा ये कोशिश रहती है कि हम गाँव कैफ़े हर सप्ताह में 2 दिन करते हैं, और हम समसामयिक मुद्दों पे और ग्रामीण भारत से जुड़े मुद्दों पे बात लगातार करते रहते हैं। और हमारा आपसे भी निवेदन रहेगा कि आप अपनी जानकारी हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म से ज़रूर पहुँचाएँ। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद, धन्यवाद नीतू जी, धन्यवाद।